CNBC Awaaz presents the Commodity Classroom, powered by MCX IPF. CNBC आवाज और MCX IPF की तरफ से हम कमोडिटी क्लासरूम आपके लिए लेकर आए हैं और बेस मेटल्स की यहाँ पर बात होगी। अगर आपने पिछला 1 साल या 2 साल यहाँ पर देखा हो तो मेटल्स के भावों में बहुत ज्यादा उठापटक देखने को मिली है। पहले हम मेटल्स की बात इसलिए करते थे क्योंकि एनर्जी ट्रांजिशन होने वाला था, सारी चीजें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली थी और उसमें मेटल्स का बहुत बड़ा योगदान होने वाला था, इसलिए यहाँ पर बढ़त देखने को मिली। उसके बाद कोविड आ गया, डिमांड कम होती गई, बाजारों में लॉकडाउन देखने को मिले और मेटल्स की डिमांड कम हो गई, सप्लाई ज्यादा थी और इसलिए भाव बहुत गिर गए। और उसके बाद कोविड के बाद पेंट अप डिमांड आई और हमने ऑल टाइम हाईज यहाँ पर कॉपर में, एल्यूमिनियम में, निकल में, आप सबको याद होगा क्या हुआ, जिंक में हमने 16 साल के हाईज बनते हुए देखे। और उसके बाद अब यहाँ पर जो एनर्जी को लेके चिंताएं हैं, गैस के प्राइसेस इतने ज्यादा हैं, क्रूड ऑयल इतना ऊपर है, रशिया यूक्रेन में जो चिंताएं हैं उसकी वजह से मेटल्स की जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो यहाँ पर इतनी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आई है। तो मेटल्स के भावों में ये जो उठापटक है ये लगातार जारी है। लेकिन हम बात करेंगे कि मेटल्स कारोबार में प्राइस बेंचमार्क की उपयोगिता क्या है, कैसे आप यहाँ पर हेज कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं, मुनाफा कमा सकते हैं, किस तरह के ग्रेड्स अवेलेबल हैं, इन सब डिटेल्स पे आज यहाँ पर चर्चा होगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मुझे मालूम है आप बहुत देर से यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं। सबसे पहले मिस्टर चितरंजन रेगे को बुलाना चाहेंगे जो कि हेड बेस मेटल्स हैं मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज के। वो एक छोटी सी प्रेजेंटेशन आपके समक्ष यहाँ पर रखेंगे। 2 साल बाद बम्बई से बाहर निकलना, सब लोगों से मिलना, सबसे रूबरू होना वाकई में अच्छा लग रहा है। पिछले 2 साल कोविड मेरे लिए 2 साल से ज़्यादा पिछले 3 साल बहुत ज़्यादा अहमियत के थे, क्योंकि जब हमने हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स में डिलीवरी सेटलमेंट वाली तब्दीलियां जो लाईं, बहुत सारे चेंजेस हुए मेटल्स कॉन्ट्रैक्ट्स में। लेकिन ये तमाम चीज़ों के दौरान हमें हमेशा ये लगता रहा कि अब जब एक नेशनल लेवल पे एक प्राइस डिस्कवरी हो रही है तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सेंटर जहाँ कहीं भी कोई भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो कैसे समझ सकता है, कैसे उससे रिलेट कर सकता है कि जो एमसीएक्स पे जो कारोबार हो रहा है, जो प्राइस डिस्कवरी हो रही है, उससे मेरा क्या लेना देना है। प्राइस डिस्कवरी भाव का ऊपर जाना नीचे जाना वो एक अपनी बात है, लेकिन आप अगर कारोबार के हिसाब से अगर देखेंगे तो जिस व्यक्ति को 365 दिन 24 घंटे कुछ न कुछ खरीद करके, रॉ मटेरियल खरीद करके, कन्वर्ट करके अगर बाजार में बेचना है तो उसको भाव का ऊपर जाना और नीचे जाने से कितना उसको फर्क पड़ना चाहिए। मतलब फर्क तो पड़ता है, पर अगर आप एक मैकेनिज्म को, एक ऐसे प्रक्रिया को अगर अडॉप्ट करते हैं जहां से प्राइस इम्यूनिटी आ जाए और हम मार्जिन पे और अपनी प्रॉफिटेबिलिटी पे फोकस कर सकें, हम एफिशिएंसी पे फोकस कर सकें, हम प्रोडक्टिविटी पे फोकस कर सकें, तो ये तब संभव है जब आप एक कॉमन बेंचमार्क की तरफ ध्यान दें और उसको एडॉप्ट करें। अब आप बता दीजिए, ये वाले पूरे वैल्यू चेन में कौन डिसाइड करता है कि भाव क्या होना चाहिए? न तो माइन करने वाले को पता है कि माइन करके 2 महीने बाद जब वो फिनिश प्रोडक्ट बना करके माल बेचूंगा तो उसका भाव क्या होने वाला है, उसे पता नहीं है। एंड जो कंज्यूमर है, जिसके पास ऑलरेडी टेंडर मिला हुआ है, उसको ये पता नहीं है कि मेरे को माल तो मैंने ऑर्डर तो ले लिया है पर मेरे को रॉ मटेरियल इस भाव में मिलेगा। रिसाइकलर को ये पता नहीं है कि मैंने इतनी कलेक्शन कर लिया, उसको जब जाकर के मैं मेन स्ट्रीम में दूंगा तो उसका भाव क्या होने वाला है। तो जो मेटल का भाव है उसके बारे में व्यू न लें, बायलैटरल मार्जिन पे नेगोशिएट करें, और ये करना संभव है। और मुझे लगता है कि आज का जो आप अगर जो टाइटल है वो हमने कोशिश यही करी थी, यही कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं कि बेंचमार्क कॉमन रखिए और बायलैटरली ट्रेड करिए। इसमें हेजिंग करके आपका मार्जिन और प्रॉफिटेबिलिटी को आप गारंटी के तौर पे अडॉप्ट कर सकते हैं। प्लेटफॉर्म फॉर हेजिंग के बारे में विस्तार से चर्चा के दौरान अपने को पता लगेगा, बट मोटा मोटी ये है कि हेज करना मतलब ये होता है कि मुझे 100 रुपये वाली जो कमोडिटी है उसके कमोडिटी के प्राइस पे रिस्क नहीं लेना है, मुझे वैल्यू ऐड पे कमाना है, मुझे मार्जिन इंटैक्ट रखना है और उसके जरिए प्रॉफिटेबिलिटी करनी है। और सबसे बड़ी बात जो मैं आपको कह रहा था कि ये जो पिछले 3 साल में जो तब्दीली आई वो ये था कि अब हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स में डिलीवरी बेस होता है। इसका मतलब ये है कि अगर किसी सेलर ने स्क्रीन पे अगर सेल किया है और वो अपनी पोजीशन अगर डिलीवरी पीरियड तक ओपन रखता है तो उसको माल एक निर्धारित जगह पे, निर्धारित वेयरहाउस में, निर्धारित क्वालिटी का, उन चीज़ों के ध्यान में रखते हुए माल की डिलीवरी देनी है। और जो बायर है जिसने स्क्रीन पे माल खरीदा हुआ है और जब वो माल लेने के लिए आएगा तो उसको वो चीज़ वहाँ पे मिलेगी, तो प्री डिसाइडेड है। और इसके चलते आप जिससे बायलैटरली नेगोशिएट करते हैं उसमें काम आसान हो जाएगा। आपको ये पता ही है कि मैं अगर एमसीएक्स से माल लूँगा और रायपुर में मिलने वाला है और मुझे यहाँ पे अगर जयपुर में कोई माल दे रहा है तो रायपुर से जयपुर लाने का खर्चा जो है भाड़े के अलावा, उसके अलावा का आपको कोई नेगोशिएशन की दरकार होनी नहीं चाहिए। ये जब तक सिस्टम अडॉप्ट
धीरे धीरे जो करेगा या करना चाहिए, वो आज का मैसेज हम देना चाहते हैं। अब जो 5 कॉन्ट्रैक्ट हमारे पास लिस्टेड हैं, उसका बेसिक रूपरेखा इस तरीके की है। तो एल्यूमिनियम, जिंक और लेड 5-5 टन के हैं, कॉपर जो है वो 2.5 टन का, निकल 1.5 टन का है, और एक्स वेयर हाउस रायपुर एल्यूमिनियम है। जो कॉपर, जिंक, निकल हैं वो एक्स वेयर हाउस थाने डिस्ट्रिक्ट है, और लेड की डिलीवरी प्राइस डिस्कवरी जो एक्स चेन्नई है। तो मोटा मोटी जो भाव आपको स्क्रीन पे दिख रहा है वो रुपीज़ पर केजी है, उसमें जीएसटी इन्वॉल्व नहीं है। जीएसटी सिर्फ डिलीवरी जो सौदे होंगे उसी में होता है, और बाकी की चीज़ें जो हैं प्री डिफाइंड है। तो ये ब्रीफली जो हमने पिछले 3 साल में एडिशनल डिलीवरी सेंटर्स के साथ जो एक शुरुआत करी थी, उसके साथ 2-3 और इनिशिएटिव थे। पहला, अगर हम सालाना 12 से 15 लाख टन का रिफाइंड रेट का कारोबार करते हैं, तो जो डोमेस्टिकली जो भारतीय हमारे रिफाइंड लेड प्रोड्यूसर्स हैं, उनके पास प्राइस हेजिंग के अलावा अगर डिलीवरी की सुविधा हम दें तो उनका इंटीग्रेशन और सीसे का जो डोमेस्टिक प्राइस इंटीग्रेशन है वो तेज़ी से होगा। इस वजह से हमने अलग से एक ग्रेड लिस्ट करी है, उसका BIS एम्पैनलमेंट हुआ है, और उसके बाद हमने एम्पैनलमेंट एक लंबी प्रक्रिया है जिसके थ्रू उनको टेस्टिंग और ऑडिट के थ्रू जाना पड़ता है, और फाइनली उनको अप्रूव करते हैं। तो हमने 2 प्रोड्यूसर जो हैं उनको ऑलरेडी अप्रूव किया हुआ है, पायलट इंडस्ट्रीज़ और ग्रेविटा। और दूसरी बात ये थी कि कई प्रोडक्ट्स में सिर्फ एक ही शेप में काम नहीं होता। जैसे एल्यूमिनियम है, तो एल्यूमिनियम में बेसिक कॉन्ट्रैक्ट जो हमने लिस्ट किया हुआ है वो है इंगट का, लेकिन इसके अलावा एक बड़ा इंगट जो हम शब्द यूज़ करते हैं जिसको अदरवाइज सोज या टी बार्स कहा जाता है, ये भी शेप में माल आता है। वो यूटिलिटी बड़े कंज्यूमर्स के काम में आता है और उनके फर्नेस के सूटेबिलिटी के हिसाब से उसका मैन्युफैक्चरिंग होती है, पर ग्रेड में या केमिस्ट्री में कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ शेप का फ़र्क है। तो बाद में हमने फिर ये वाले शेप्स भी इंट्रोड्यूस किए, और इसकी भी डिलीवरी बड़ी तादाद में रायपुर में होती है। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जो प्राइस बेंचमार्क की मैं जो बार बार आपसे बताना चाह रहा हूँ, उसका उपयोगिता जो है वो धीरे धीरे करके एक तो नेशनल लेवल पे रीजनल प्रेजेंस होने की वजह से होगी। दूसरा, हम जितनी भी भारतीय डिमांड सप्लाई या प्रोड्यूसर कंज्यूमर जो हैं उनके रेलेवेंट ग्रेड्स को हम ऐड करते जाएंगे। लेड से बहुत बेहतरीन शुरुआत हुई है। सो उससे चलते ये होगा कि जितने ज़्यादा कंज्यूमर्स और जितने ज़्यादा प्रोड्यूसर्स यहाँ पे इसको एक कॉमन रेफरेंस के हिसाब से काम कर सकते हैं, उतना हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो हमारा वैल्यू प्रपोजिशन ये था कि सब लोग ये बेंचमार्क को समझें, इससे रिलेट करें, तो हेजिंग के मार्फत आप अपने मुनाफे को इंटैक्ट रख सकते हैं, और कितनी भी वॉलेटिलिटी आए उसके बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। CNBC Awaaz presents The Commodity Classroom, powered by MCX, IPF. जयपुर की जब बात करते हैं तो कमोडिटीज़ में यहाँ पर हम नए नहीं हैं, हम हमेशा आके आपसे बहुत कुछ सीखते हैं। और जैसे चितरंजन ने भी कहा, जोटा फाटक है, लेना देना है, मुनाफा है, कैसे काम करना है, कारोबार करना है, वो बेसिकली राजस्थान से बेहतर कोई नहीं जानता। मेटल्स में काफ़ी सारे चेंजेस हुए हैं जैसे कहा गया, और बहुत कुछ पिछले 3-4 साल में इवॉल्व हुआ है, चाहे वो कंपलसरी डिलीवरी है, ज़्यादा ग्रेड्स यहाँ पर किए गए, और जो बेंचमार्क की बात यहाँ पर चितरंजन ने की, शुरुआत हम उससे ही करना चाहेंगे। क्या ज़रूरत है, क्या अहमियत है, और कैसे आपने इसको ट्रेड को बदलते हुए देखा है? आज अगर आप भारत का नक्शा में देखें तो जो एल्यूमिनियम प्रोड्यूसर्स हैं वो सबके सब जो हैं वो उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मतलब वो वहाँ पे बॉक्साइट मिलता है, वहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है। नाउ इफेक्टिवली क्या हो रहा है कि वहाँ से माल बनने के बाद जो डिस्ट्रीब्यूशन है, कंज्यूमर जो है वो सबके सब तो उड़ीसा में बसे नहीं हैं, वो तो अलग अलग जगह बसे हुए हैं। तो माल का वहाँ पे प्रोड्यूस होकर के बाकी जगह पे जाना ये तय है। अब वो होते टाइम प्राइस डिस्कवरी और भाव का बदलना और ये दर्द हमेशा रहने वाला है। तो हमारा पहले कोशिश ये थी कि सबसे पहले तो प्राइस रेफरेंसिंग चालू हो, जिससे सबके लिए एक कॉमन प्राइस निकले। उसके बाद हमारी जो मैंने प्रेजेंटेशन में भी कहा कि फिर उसके बाद कोशिश ये रही कि अगर हमने डिलीवरी सेंटर जगह जगह ओपन किए तो उससे ये फ़ायदा होता है कि जिसके पास भी हमारे अप्रूव्ड ग्रेड्स या अप्रूव्ड ब्रांड का माल है वो बेझिझक होकर के जो बेसिक औपचारिकता है वो कंप्लीट करने के बाद वहाँ पे डिलीवरी दे सकता है। अब चाहे इंपोर्ट के ज़रिए आए चाहे डोमेस्टिक आए, लेकिन कंज्यूमर को हमेशा से चीपेस्ट टू हेज के हिसाब से मुझे लगता है कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिलता है जहाँ पे वो जा कर के हेज कर सकता है, प्राइस रेफरेंसिंग कर सकता है। मतलब अगर साउथ में ही कोई प्रोड्यूसर किसी के पास माल है और साउथ वाले किसी कंज्यूमर को दे रहा है तो वो
बजाय कि आउटराइट प्राइस को डिस्कस करने के मेरे यहाँ से तुम्हारे यहाँ डिलीवर करने का ग्रेड का वैल्यूएशन का खर्चा क्या है, वो 2-4-5 रुपये नेगोशिएट करने में ज़्यादा सहूलियत है। और उस वजह से बेंचमार्क की उम्मीद है, क्योंकि फिर देन आप 200 रुपये का जो एल्यूमिनियम, उसके बारे में चर्चा करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि न तो वो डिक्टेट कर सकते हैं, न तो वो डिफाइन कर सकते हैं, न तो वो भाव जो है वो किसी के पूछने से ऊपर नीचे होने वाला है, और न तो कोई किसी पे मतलब वो ये रशिया यूक्रेन जितनी स्टोरी 6 महीने में ऐसा लग रहा था कि खत्म हो जाएगी, पर ये तो खत्म होती भी नहीं लग रही। तो इसके चलते भाव के बारे में अंदाज़ा लगाना जो है वो साइड में रख करके वैल्यू एडिशन और लोकेशन और डिलीवरी को बायलैटरल बना करके आप काम कर सकते हैं। तो ये जो पर्पज़ है, मुझे लगता है ये बेंचमार्क जो है वो सबसे वाजिब और सबसे सहूलियत वाला है। मुझे लगता है उसके इंडस्ट्री ने इसको अडॉप्ट करना चाहिए, कर रहे हैं। मुझे लगता है ये मल्टीपल डिलीवरी सेंटर जो है वो एक जरिया था उनको वो मैसेज देने का, और जितने हम और ग्रेड्स और शेप्स ऐड करेंगे, मुझे लगता है वो और तेज़ी में ये बदलाव हम होते हुए देखेंगे। मिस्टर बंसल, आपकी नॉलेज में, आपके एक्सपीरियंस में यहाँ पर डिपेंड करना चाहेंगे, आप कैसे देखते हैं बेंचमार्क प्राइसेस को, उनकी उपयोगिता को, और आप कहेंगे लोगों ने इसको एक्सेप्ट किया है, अडॉप्ट किया है? मुझे ऐसा लगता है जो पहले बेंचमार्क एलएमई यूज़ होता था उसमें डोमेस्टिक लेवल पे काफ़ी बदलाव आते थे। उसमें प्रीमियम और डिस्काउंट का एक मेजर जो हिस्सा होता था जो अनसर्टेन होता था, वो प्रोड्यूसर डिक्टेट करता था। तो वो मेरे हिसाब से एक डोमेस्टिक बेंचमार्क डेवलप होने के बाद वो वॉलेटिलिटी या वो अनसर्टेनिटी, वो अनिश्चितता प्राइस बेंचमार्क से डिसअपियर हो गई है। वो एक पॉइंट था। दूसरा पॉइंट ये था कि जो जैसे हम अगर लेड का एक एग्जांपल लें, वो यहाँ प्राइमरी प्रोड्यूसर एक है, वो लगभग 15% प्रोड्यूस करता है जो ओवरऑल मार्केट है उसका। 80 to 85% सप्लाई होता है सेकेंडरी मार्केट से, जो रिसाइकलर्स हैं, जो रिलेटिवली छोटे हैं परंतु बहुत महत्वपूर्ण हैं। और उनकी जो ग्रेड्स हैं वो ना तो एलएमई ग्रेड से मैच करती हैं, ना तो प्राइमरी प्रोड्यूसर से मैच करती हैं। तो एमसीएक्स ने बहुत अच्छे तरीके से क्या किया है कि एक ऐसी ग्रेड का ब्रांडिंग किया है जो मार्केट में एक्सेप्टेबल है। तो उसकी वजह से भी ये जो प्रीमियम और डिस्काउंट का जो अनसर्टेनिटी और अनिश्चितता थी वो भी समाप्त हुई है। तो मुझे लगता है कि ये जो प्रयास हैं ये प्योरली, जिसको हम आजकल आत्मनिर्भरता भी बोलते हैं, तो ये प्राइस बेंचमार्क के अंदर भी एक आत्मनिर्भरता ही है, और उसकी वजह से बहुत प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर दोनों में ही इसके बारे में बड़ी एक्सेप्टेबिलिटी हुई है। निकुंज जी, ये सवाल आपसे है, आप कैसे देखते हैं? क्योंकि जब हमने एलएमई में देखा, इंडियन मार्केट्स में फिर यहाँ पर इसको फ्लरिश होते हुए देखा, क्या हम यहाँ पर टोटली मूव ऑन कर चुके हैं? जैसे इन दोनों ने बात करी कि चाहे वो ग्रेडिंग है, चाहे वो स्टेट टैक्सेस हैं, चाहे वो डिफरेंट शेप्स एंड फॉर्म्स हैं, आप कहेंगे वो एक्सेप्टेड है और एक्सचेंजेस उस नीड को फुलफिल कर रहे हैं? थैंक्स फॉर द क्वेश्चन। एक्चुअली एमसीएक्स ने जो स्पेसिफिकली अगर लेड की बात करें, जो उन्होंने ग्रेड डेवलप करा है, वो काफ़ी ज़्यादा मैन्युफैक्चरर्स एंड एज वेल एज द एंड कंज्यूमर विच आर द बैटरी मैन्युफैक्चरर्स, उनके साथ मिल के करा है। तो ये एक मार्केट के लिए एकदम ही आइडियल ग्रेड है बेसिकली। एंड एट द सेम टाइम इन टर्म्स ऑफ प्राइस बेंचमार्किंग अगर बात करें कि पहले क्या होता था कि सब कुछ एलएमई के बेसिस पे या फिर लोकल के जो रेट चलते हैं इंडियन मार्केट में, जिसका कोई एज सच एक ऑथराइज्ड नहीं है या फिर मतलब उनका कोई बैकबोन नहीं है बेसिकली, बस लोग उन रेट को चला रहे हैं कई साल से, तो वो चल रहे हैं। तो इंटरनेशनल कंपनीज जो बैटरी मैन्युफैक्चरर्स हैं, तो उनके साथ कई बार डिस्कशन होता था कि इस रेट का बेंचमार्क क्या है, तो इस रेट का कोई बेंचमार्क ही नहीं है। तो अब एमसीएक्स जैसी एक प्रॉपर इंस्टीट्यूशन आके अगर अपने रेट्स बताएगी कि ये रेट्स मार्केट में चल रहे हैं बेसिस डिमांड सप्लाई एंड दैट टू विच इज़ डिलीवरेबल, दैट मीन्स इट्स एक्चुअली उससे क्या हो रहा है कि जो मार्केट में सच्चाई है मेटल के आने जाने की, तो उससे लिंक करके हो रहा है, तो सारे लोग उसकी एक्सेप्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ा रहे हैं अब, आई थिंक। ओके, अभिषेक, ये सवाल आपसे है, और चित्रंजन ने हमें पूरा वो एक वैल्यू चेन समझाया कि माइनस से लेकर स्मेल्टर्स, रिफाइनर्स एंड कंज्यूमर तक कैसे माल पहुंचता है। इस बीच में, इस सब के बीच में आप प्राइस डिस्कवरी की उपयोगिता कैसे देखते हैं? मुझे वो दिन ध्यान है 2010 में, जब एल्यूमिनियम लार्जली सिर्फ प्राइस लिस्ट पे बिकता था। एक नाल्को का प्राइस होता था, एक वेदांता का प्राइस होता था, एक हिंडाल्को का प्राइस होता था, और हम एलएमई मॉडल पे शिफ्ट करने की कोशिश कर रहे थे। तो जब दिल्ली बेस्ड सदर बाज़ार से कंट्रोल होती है दिल्ली की मार्केट, हम जाके वहाँ पे लोगों को बोलते थे कि लंदन मेटल एक्सचेंज एलएमई एक होती है, उसके ऊपर एक प्रीमियम लगेगा, एक मल्टीप्लाइंग फैक्टर लगेगा। हाँ, तो उनका फंडा होता था कि एक लंदन में बैठ के बंदा मुझे क्यों बताएगा कि मुझे दिल्ली में किस बाजार में किस रेट पे मार्क बेचना है। कोई बेंचमार्किंग नहीं थी, टिपिकली एक ब्लैक बॉक्स होता था। और इस तरह के जो बिजनेसमैन होते थे वो क्या करते थे, दे यूज्ड टू फाइट अ लॉट
$5 पे, $10 पे, $1 का डिस्काउंट और दे दीजिए, $2 का डिस्काउंट दे दीजिए, उसको वो पूरा कंट्रोल करने की कोशिश करते थे। और जो बाकी 97-98% वैल्यू का कंट्रीब्यूटर है LME या एक्सचेंज रेट, उस पर उनका कोई फोकस ही नहीं था। ओवर अ पीरियड क्या हुआ है, इस तरह के लोग जो सिर्फ उस 2% के अंदर भी सिर्फ 10% बचाने की कोशिश करते रहे, दे आर लार्जली आउट ऑफ बिजनेस। इसलिए प्राइस डिस्कवरी बहुत ज़रूरी है ट्रेडिंग के धंधे में। आप उस 10% ऑफ 2% को बचाइए, बट 98% पे हेज रहिए। अच्छी चीज़ जो MCX के आने से हुई है, दूसरा सवाल उनका होता था कि हम इंडिया में बैठ के मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्यों दें, तो उनको एक्सप्लेन करना इट वॉज अ टास्क। अभी इट इज़ वेरी सिंपल, एक MCX का भाव है, जैसे चित्तरंजन ने कुछ देर पहले बताया कि सर ये MCX का भाव है, इसके ऊपर इतना भाड़ा है, इतना खर्चा है। वेरी प्लेन, वेरी सिंपल, वेरी ट्रांसपेरेंट। दूसरा, कमिंग लाइक का मैन्युफैक्चरर क्या होता था, जैसे अपन ने रैली देखी पीछे मेटल्स में 1 साल पहले, सिचुएशन ऐसी थी कि आपने 2000 में फॉर एग्जांपल इंपोर्ट बुक किया, माल आते 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 यहाँ पे LME पहुँच गए 3000। लोग 3000 रियलाइज नहीं करेंगे। एज अ टिपिकल इंडियन बिजनेसमैन मैं क्या करूँगा कि मेरा प्रॉफिट 10% हो रहा है, मैं बहुत खुश हूँ, मैं प्राइस को अंडर कट रख के $2200 पे बेच के निकल जाऊँगा परहैप्स। लेकिन जब ऑपोजिट साइकिल आई, अगेन इट लेड टू मेनी पीपल जो धंधे से बाहर चले गए। इसलिए प्राइस डिस्कवरी वेदर यू आर अ ट्रेडर और अ मैन्युफैक्चरर, दोनों के लिए ज़रूरत है। By MCX IPF. हमने सभी कमोडिटीज़ में वो सीन आता हुआ देखा है, जब तक माल आया या माल गया या जब तक उसका कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह बना, इतनी ज़्यादा वॉल्टिलिटी हमने यहाँ पर आते हुए देखी है। हेजिंग के लिहाज से आपने कितना पार्टिसिपेशन, कितना इंटरेस्ट एक्सचेंज में वापस आते हुए देखा? सी मनीषा, मुझे ये लगता है कि घूम फिर करके है ना वॉलेटिलिटी को बदनाम करना, मतलब हर चीज़ का के लिए वॉलेटिलिटी, मुझे लगता नहीं है कि वो सिस्टम से जाने वाला है। मतलब आज रशिया यूक्रेन है, परसों कुछ और होगा, कल बाढ़ आ जाएगी, कल कुछ हो जाएगा, या कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होते रहने वाला है। तो या तो हम ये एक्सेप्ट कर लें कि हाँ वॉलेटिलिटी परमानेंट है, और उसके इलाज के बारे में सोचें। तो ये इलाज के बारे में आई थिंक ये जो ट्रांजिशन है ना, ये हो रहा है और लोग अडॉप्ट कर रहे हैं उसको। एक और पॉइंट मैं जस्ट वांटेड टू ऐड, ये जो लेड का, जो रिफाइंड लेड का ग्रेड हमने जो लिस्ट किया है मनीषा, ये LME ग्रेड नहीं है। तो हमारे यहाँ पे क्या है कि हर मेटल के लिए मतलब एक सेबी का प्रिस्क्रिप्शन है कि आप अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट करते हैं तो आपके पास उसकी प्रोडक्ट एडवाइजरी कमेटी होनी चाहिए। तो पहले है ना ये मसला प्रोडक्ट एडवाइजरी कमेटी में डिस्कस हुआ था कि ये जो भी आपने लिस्ट किया हुआ है, ये मतलब ये ग्रेड्स हैं तो रेलेवेंट ग्लोबली, पर इंडिया स्पेसिफिक अगर नहीं है तो हम रिलेट ही नहीं कर पा रहे हैं। ना तो हम माल दे सकते हैं, ना ले सकते हैं, ले लिया और भाव का फिर मिसमैच चालू हो जाता है, फिर वो साउथ में अलग है, नॉर्थ में अलग है, एंड देन देयर इज अ डेविएशन। तो वहाँ पे ये चर्चा हुई थी कि हमको एक ऐसी ग्रेड को डिवाइस करना पड़ेगा, डिफाइन करना पड़ेगा जो यहाँ के कारोबार के लायक। तो उसके बाद फिर हमने वो जब कंज्यूमर से बात करी, मतलब जो बैटरी मैन्युफैक्चरर हैं, तो उन्होंने बोला है कि बात बराबर है, लेकिन ये जो इम्प्योरिटीज़ हम चाहते हैं हमारे प्रोडक्शन, क्योंकि हमको लगता है कि एफिशिएंसी या पोटेंशियल तभी आता है जब आप उसमें से फलानी इम्प्योरिटी ना हो, तो उसका स्पेसिफिकेशन अगर हमारे लायक रहेगा तो हम देखेंगे। दैट इज़ हाउ द लोकलाइजेशन स्टार्टेड। तो हमने फिर क्या किया कि 17 इम्प्योरिटीज़ को लिस्ट किया, और वो लिस्ट करने के बाद जो बैलेंसिंग फैक्टर था वो लेड के साथ तय करने के बाद हमने फिर इसको डिफाइन किया कि ये एक अलग सी ग्रेड हम लिस्ट करेंगे जिसकी बाइन है, मतलब यहाँ पे जो प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स हैं वो दोनों को लगता है कि ये वाला चीज़ हमारे लिए रेलेवेंट है। जो चीज़ LME पे लिस्टेड नहीं है उसको हमने मेन स्ट्रीम में ला करके, तो मतलब पैक से फिर हमारी इंटरनल अप्रूवल कमेटी से फिर सेबी में, मतलब काफ़ी चर्चा डिस्कशन के बाद फाइनली दिस गॉट अ ग्रीन सिग्नल एंड वी गॉट लिस्टेड। बट मुझे काफ़ी खुशी है कि इसका रिस्पांस बहुत अच्छा रहा है। मतलब 2 प्रोड्यूसर, डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स ने ऑलरेडी एम्पैनल किया हुआ है और काफ़ी एप्लीकेशंस पाइपलाइन में हैं। तो जैसे जैसे ये जो प्रोड्यूसर, जो इंटरमीडियरी है, ये जो रिफाइंड लेड का है, अगर वो मेन स्ट्रीम में आता है तो मुझे लगता है दोनों साइड, चाहे स्क्रैप वाली साइड हो, उनको भी रेफरेंसिंग के लिए आसानी हो जाएगी, और जो बैटरी मैन्युफैक्चरर है उसको भी समझने समझाने के लिए आसान हो जाएगा कि भाई ये क्या है। और दूसरा, चूँकि ये नेशनली डिलीवर्ड है, तो और तमाम बैटरी प्रोड्यूसर्स के जो यूनिट्स हैं वो धीरे धीरे करके, मेरा ऐसा अंदाज़ है कि मोस्टली जो हैं वो भी स्प्रेड आउट ही हैं। तो माल की अवेलेबिलिटी अगर सब जगह रहेगी तो उनके लिए भी आसान है कि कहीं भी मुझे अगर माल मिलता है तो उसकी यूटिलिटी मेरे पास डायरेक्ट प्लांट में रेलेवेंट है। निकुंज, तो जब आप देखते हैं, आपके प्लांट्स हैं, आपकी फैक्ट्रीज़ हैं, आपके मैन्युफैक्चरिंग है, जब हम डिलीवरी सेंटर्स की बात करते हैं, वेरियस टैक्सेस की बात करते हैं, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है? आई थिंक एक्सपीरियंस एज
पायलट इंडस्ट्रीज़ का इसलिए हमारा नॉर्मल रहा है बिकॉज हम लोग बैटरी मैन्युफैक्चरिंग में भी हैं, तो हमारा क्या है कि पैन इंडिया हर जगह डीलर डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क और गोडाउन्स हैं, तो वी आर ऑलरेडी ऑलमोस्ट मोस्टली सारे स्टेट्स में हम लोग के GST रजिस्ट्रेशन हैं, तो उस चीज़ को एज अ चैलेंज हम लोगों ने इतना देखा नहीं। एंड एज अ कंज्यूमर अगर फैक्ट्री सेटअप है और अगर एज अ बैटरी मैन्युफैक्चरर भी गेटिंग अ GST रजिस्ट्रेशन यूजुअली इतना बड़ा चैलेंज नहीं देखते वो लोग उन चीज़ों को। तो आई थिंक मल्टीपल डिलीवरी सेंटर्स एक्चुअली बहुत अच्छा है, क्योंकि हर मेटल का जो भाव है वो हर रीजन इंडिया के अलग चल रहा है बिकॉज ऑफ फ्रेट पैरिटी हो गया या कोई भी रीज़न हो गया या उस पर्टिकुलर एरिया का डिमांड सप्लाई हो गया। उस वे में वो एक बहुत पॉजिटिव अप्रोच थी कि हर जगह का एक अपना डिलीवरी सेंटर होना चाहिए, स्पेशली बिकॉज ये लोग ब्रांड इम्पैनल कर रहे हैं। सपोज अब किसी का प्लांट कैलकाटा, जैसे बोला कैलकाटा में है, वहाँ पे एक डिलीवरी सेंटर खोल के अब उसको एक अपना डिलीवरी और लास्ट रिजॉर्ट मिल गया। एंड बीइंग नियर टू पोर्ट, मतलब इवन नॉट जस्ट एन इंडियन ट्रेडर एंड इंटरनेशनल ट्रेडर इज ऑल्सो इक्वली उसके लिए होगा कि चलो ठीक है MCX में माल पड़ा है, ये अच्छा माल होगा, अच्छे एक ब्रांड का होगा, तो आई कैन ऑल्सो यूज़ इट एंड गिव इट टू समबडी अब्रॉड। मतलब नॉट जस्ट कि ये इंडियन एक उसके परस्पेक्टिव से नहीं है, मतलब पूरे इंटरनेशनल परस्पेक्टिव से भी इसको देखा जा सकता है। मिस्टर बंसल, ओवरऑल अगर मेटल्स की यहाँ पर बात करें, वी स्टार्टेड विद प्राइमरी मेटल्स, LME के प्राइसेस का कैलकुलेशन हम यहाँ पर करते थे। अब तो इंडेक्सेस भी हैं, जैसे कहा बहुत सारे ग्रेड्स भी हैं, डिलीवरी सेंटर्स भी हैं, टैक्सेस पे भी यहाँ पर बातचीत हो रही है, फॉर्म्स शेप सब में हो रहा है। ओवरऑल जो ये जर्नी है मेटल्स ट्रेड की इंडियन मार्केट्स में ऑन दी एक्सचेंज, आप कैसे रीड करते हैं? क्या कुछ और यहाँ पर करने की ज़रूरत है? जो ग्रेड्स और शेप्स और क्वालिटीज़ को डोमेस्टिकेट करने की बात है, ये एक अच्छा प्रयास है और उससे एक एटलीस्ट ट्रांसपेरेंसी बहुत अच्छी आई है। इसमें जो आगे और करना है या करना चाहिए वो ये है कि अभी भी डिफरेंट ग्रेड्स और भी ऐड होनी है, डिफरेंट शेप्स और भी ऐड होनी है, डिलीवरी सेंटर्स और खोले जाने चाहिए, डिलीवरीज और बढ़नी चाहिए, ट्रेड जितना हो सकता है व्यापार वो MCX के थ्रू हो, एक्सचेंजेस के थ्रू हो, तो मुझे लगता है कि उससे इसमें ट्रांसपेरेंसी और ज़्यादा आएगी और सुविधाएं और बढ़ेंगी ट्रेडर्स के लिए और कंज्यूमर्स के लिए। थैंक यू सो मच मेरे साथ पेशेंस रखने के लिए। सभी पैनलिस्ट का बहुत शुक्रिया यहाँ पर इतनी इन्फॉर्मेटिव और डिटेल में नॉलेज यहाँ पर शेयर करने के लिए, बहुत शुक्रिया। CNBC Awaaz presents the Commodity Classroom, powered by MCX.